नमस्कार। एक छोटा सा वीडियो और देखिए। एक कहानी मुझे याद आ रही है। ठीक है। कहानी क्या है? एक बालक था। ठीक है। तो वो बचपने में जैसे शरारतें करता था, उसका जो मन था ना बहुत नटखट था। धीरे धीरे संगत गलत पड़ी और जो है बदमाशियां करनी शुरू कर दी। छोटी मोटी गुंडागर्दी, कहीं उस इसको इससे पैसे ले लिए, कहीं वो कर लिया। धीरे धीरे ये आदतें बढ़ती चली गई। ठीक है। मगर होता क्या था कि हर बुरी आदत के बाद वो जाके अपना मंदिर वंदिर में माथा टेकाता था और इधर उधर जाके अपना पाप धो लेता था। उसको लगता था कि भाई मैं फिर से शुद्ध हो गया हूँ। अब किस्मत ने साथ दिया। आ, वो जो है उसको एक ओहदा मिल गया। ठीक है। तो स्टेट चलाने का ओहदा मिल गया। अब उसके बाद जो है भयंकर रूप से सब पाप बढ़ते चले गए। मानी हुई बात है, जब कुर्सी मिल जाती है तो फिर कुर्सी को संभालना बड़ा मुश्किल रहता है ना, डोलती रहती इधर से उधर। तो पाप बढ़ते ही चले गए। धीरे धीरे जो है वो कई चीज़ें उसमें आ गई कि भाई हमें अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए क्या करना है। तो शोषण शुरू हो गया। एक एक किसी संप्रदाय का शोषण, कहीं किसी और का शोषण, कहीं इससे मिली भगत, कहीं उससे मिली भगत, कहीं उससे चंदा, कहीं उससे घूस। तो सारी चीज़ें चालू हो गई। ठीक है। तो क्योंकि एक समाज का बंटवारा कर दिया उसने, ध्रुवीकरण कर दिया, तो लोग बढ़ गए। तो किसी तरह जो है अपनी सत्ता बचाए रहा वो इंसान। फिर अल्टीमेटली जो जब एक इंतहा हो गई, तो जो प्रधानमंत्री है उसको भी बोलना पड़ा कि भाई ये तो जो है तुम अपना राज धर्म नहीं निभा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है और उम्मीद है तुम अपना राज धर्म निभाओगे। तो तड़ाक से वो इंसान बोला जो सुन रहा था बहुत देर से कि नहीं साहब, मैं तो राज धर्म निभा रहा हूँ। तो तभी से देखिए उसकी भूमिका तय हो गई। समझ में आ गया है कि इस इंसान को अब कोई नहीं सुधार सकता। क्योंकि देखिए होता क्या है ना, एक स्टेज होता है जब आप अपने को, आप गलतियां करते हैं, आप कूड़े में जा रहे होते हैं, गड्ढे में जा रहे होते हैं, तो आप अपने को सुधार सकते हैं। क्योंकि भगवान तो मौका देता ही है आपको, हर स्टेप पे देता है। आपका दिमाग भी मौका देता है आपको, आपकी आत्मा मौका देती है कि भाई सुधर जा। मगर फिर होता क्या है कि धीरे 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 वो आत्मा उसको या दिमाग जो है बोलना बंद कर देता है। कहता है ठीक है भाई, तुम जो हो ईविल फोर्सेस के उसमें हो, कब्जे में, तो भाई ठीक है, जैसा करना चाहते हो करते रहो, हमारा क्या जाता है। वो कहते हैं ना, गुड गुड वर्सेस ईविल। तो जब ईविल हावी हो जाता है तो गुड गुड कहता है ठीक है भाई, हम किनारे बैठ जाते हैं, तुम्हारा पतन देखते हैं बैठ के किनारे से। जब तुम धाराशाही हो जाओगे तो फिर हम आएंगे तुमको उठाने के लिए। तो ये है रोल। बहरहाल वहीं से इस आदमी के सो कॉल्ड राइज की कहानी चालू होती है और इसके दिमागी पतन और इसके शारीरिक पतन और इसके जो इनर कॉन्शियस का पतन की शुरुआत होती है। तो वो पतन पे पतन करता रहता है, मतलब घंघोर अपराध करता रहता है। धीरे धीरे और बढ़ते जाते हैं। एक एक चोरी दूसरे दूसरे को लीड करती है, एक एक चकारी दूसरे को लीड करती है। तो पाप बढ़ते जाते हैं, घड़ा बढ़ता जाता है। फिर किस्मत पलटती है, इसको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलता है। ठीक है।
तो देखिए सवाल ये है कि एक मुखौटा पहन लेता वो। उसको लगता है कि भाई अब जो है इमोशनल कॉर्ड लोगों में लाया जाए कि मैं अपने आप को देशभक्त साबित कर दूं। मैं अपने आप को बहुत बड़ा अ, धर्म का वो जो है पालक मतलब साबित कर दूं। और इसी टाइप की चीज़ें ले लेके वो इंसान सामने आता है मुखौटा पहन करके। तो लोग जो है उसके झांसे में आ जाते हैं क्योंकि भाई झांसाराम, आफ्टर ऑल झांसाराम भी उसका दोस्त है और खुद तो झांसे में माहिर हो ही चुका था। पतन की सीमा लांघ गया था। गुड जो है वो किनारे बैठ गया था। क्या था, करो भाई जो जो करना चाहते हो करो, देखते हैं। तो वो इंसान जो है किसी तरीके से अ, लोगों को झांसा दे करके पुरानी सरकार को हटा करके आ गया। लोग बड़े खुश कि भाई ठीक है, अब तो हमने अपना मनपसंद नेता चुन लिया, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। मगर देखिए यहीं से कहानी चालू होती है। पहले तो धीरे धीरे वो अपनी लोगों की नब्ज पे हाथ रखता है, देखता है कि भाई क्या रिस्पॉन्स है, कुछ थोड़ी बहुत जो है अपनी गलतियां जो है करना शुरू करता है धीरे धीरे। फिर देखता है कि भाई ठीक है, अब मैं इसको और बढ़ा सकता हूँ, और पाप बढ़ाता है। बीच बीच में जा जा के अपना जो है पाप धोता रहता है। उसको लगता है धुल रहा है, मगर ऐसा होता नहीं है, मगर उसको लग रहा है तो ठीक है। चारों तरफ जा जा के वो अपना कहीं किसी मंदिर में, कहीं किसी मंदिर में, कहीं इधर कहीं उधर, उसको लग रहा है कि हाँ भाई मैं जो भी है। बहरहाल देखिए होता क्या है ना कि ये भी एक डेस्टिनी का खेल है। उसके बाद जो है दूसरी टर्म में भी वो जीत लेता है। दूसरी टर्म में उसको कुछ और मौके मिलते हैं, कुछ किसी और वजह से जीतता है। कहीं थोड़ी बहुत धांधली भी है, शुरू हो जाती है उस टाइम तक। क्योंकि देखिए जो जिसको कुर्सी मिल जाती है ना, बहुत टाइम के बाद मिलती है, और उसका गोल क्या है? उसका गोल ये है कि भाई किसी तरह से पैसा बनाओ, किसी तरीके से जो है सत्ता में काबिज रहो। बाकी जितने आसपास हैं वो जाए गड्ढे में, देश जाए गड्ढे में। तो मगर ये है कि काम ऐसे करो कि किसी को शक ना हो। तो अब जो है सब काम चलता रहा। फाइनली एक जो है स्कैम एक्सपोज हुआ, वो मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड वाला। उसके पहले कई चीज़ें थी राफेल की डील में हुआ, और कई डायरी वायरी मिली। मगर भाई लोग जो सब ने इनको क्लीन चिट देते गए। क्योंकि भाई जैसे मैंने कहा ना कि बहुत से जतन यतन करने पड़ते हैं, वो ये भाई करते रहे। अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, सब कुछ सामने है। ठीक है, अगर आप किताब खोलेंगे, आईना खोलेंगे, देखेंगे ना, सब सब दिख रहा है आपको भी, कहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ। सही है। और जो भोंपू है उनको तो इन्होंने खरीद रखा था सबको। तो भैया वो कोई कुछ बोलने की पोजीशन में नहीं, सब चुप ओवर हो रहे। क्योंकि मालिकों ने कहा भैया जो बोलेगा वो जाओ, वो है दरवाज़ा, बाहर जाओ। तो भैया जितने जितने बाहर जाने थे वो बाहर चले गए। जो चरण चुंबक थे, जो पैर छूने के लिए या इन्हीं की भाषा बोलने के लिए तैयार थे, वो अभी भी चिपके हुए। चलिए उनको छोड़िए, वो दे आर इनकॉन्सिक्वेंशियल, टोटली इररिलेवेंट। ठीक है, उनकी बात ही नहीं करेंगे। तो उसके बाद जो है अब खुलासा हुआ, तो अभी हो ही रहा है इनफैक्ट। तो उसमें साफ पता चला कि भाई कैसे गला गला पकड़ के, या कैसे लोगों को डरा धमका के, कैसे इधर उधर करके, दाएं बाएं करके जो है ये अपना पैसा बटोर रहे हैं। और ये तो एक चंदे की स्कीम में बटोर रहे हैं। बाकी जो बटोर रहे हैं वो अलग बटोर रहे हैं। जो जो मीटिंग फाइनेंस हो रही है, जो प्लेन्स यूज़ हो रहे हैं, जो दाएं बाएं हैं, जो बाहर के ओवरसीज़ फंड्स हैं, या इधर के फंड्स हैं, उधर के फंड्स हैं, ब्लैक मनी के फंड्स हैं, वो सब तो अंदर हैं अभी। ठीक है, वो सब सामने नहीं आए। एक पीएम केयर्स फंड है, अभी अभी तो उसमें जांच शुरू ही नहीं हुई। वो भी इसी टाइप का फंड है। उसमें भी ये है कि देखिए ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड से अगर
15 दिन पे नहीं निकलता है पैसा वैसा, तो वो जो है वो भैया पीएम केयर्स फंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये भी एक बहुत बहुत बड़ा स्कैम है। और पीएम केयर्स फंड मतलब अपने में ही स्कैम है, उसकी भी जांच जरूरी है। अब नेक्स्ट क्या है स्टेप? ये खुलासा होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसमें एक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जो है इंक्वायरी होनी चाहिए, जिसको एसआईटी कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो है टोटली 100% सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल्ड होनी चाहिए, क्योंकि देखिए एजेंसीज पे आप रिलाय कर नहीं सकते, या कर भी सकते हैं तो बिना उनको मॉनिटर किए आप वो चलने वाले नहीं। तो उस पे होना चाहिए, और उसमें दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। क्योंकि देखिए अपने से ना ये इंसान रिज़ाइन करेगा, ना अपने से ये कुछ अपनी क्योंकि कॉन्शियस मर चुका है ना, ज़मीर मर गया, ठीक है, सीधी सी बात, ज़मीर मर गया। और अब तो ये है सत्ता की भूख, किसी तरह कुर्सी बचाओ, किसी तरह पड़े रहो, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चोरी चकारी, चीटिंग, कुछ भी, मतलब सब 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 जो है अब चल रहा है। दूसरी बात देखिए ये है कि जो इलेक्शन हो रहे हैं या होने वाले हैं, उसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए अगर ऐसा होता ना इंतहा पार हो जाए, तो फिर आप उसको मॉनिटर नहीं करेंगे, तो उसमें भी चोरी है, 100% चोरी होगी। क्योंकि आप देख ही रहे हैं जो फेजेस अनाउंस हुए हैं, 7 7 फेजेस, अपने अपने हिसाब से ऑफिसर्स को हटाया जा रहा है, अपने हिसाब से इलेक्शन कमिश्नर चुन लिए गए हैं। जो एक एक वो था जिसको हम लोग सोचते थे चोर है, उसने रिज़ाइन कर दिया, वो हट गया, दो दो और आ गए खामोश वाले, जैसे इनको चाहिए। तो भैया देखिए सवाल ये है कि अब नए लोगों को आप भर्ती कर लोगे, उनको उनको पता ही नहीं बैकग्राउंड, उनको अंदर की बात कुछ पता नहीं है, जिसको पता थी उसको आपने खिसका दिया। तो अब तो मनमाना खेल है बिल्कुल, है ना? तो अब सुप्रीम कोर्ट जब तक स्टेप इन इसमें भी नहीं करेगा, क्योंकि ये इलेक्शन भी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड होना चाहिए, तभी इसमें सही रिजल्ट आ सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कैसे होगा? मॉनिटर्ड ऐसे होगा कि भाई जो इलेक्शन कमीशन को आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि देखिए पहली बात तो ये है कि जो ये दो अपॉइंट हुए हैं इनको हटा करके दो पुरानी प्रक्रिया से फिर से अपॉइंट होने चाहिए, जिसमें सीजीआई भी पार्टी है। पहला बात तो ये है क्लेंजिंग का। दूसरा ये होना चाहिए कि देखिए ये जो 7 फेजेस में अनाउंस हुआ है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोई सवाल ही नहीं उठता। मतलब इतने दिन ईवीएम आप इनके कस्टडी में रख ही नहीं सकते। तो इनके इसके फेजेस जो हैं 1 या 2 करने चाहिए, और वो भी जल्दी जल्दी, मतलब ये नहीं कि पता चला हफ्ते भर बाद 10 दिन बाद दूसरा फेज़ हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक फेज़ आज हो रहा है तो 3 दिन बाद या दो दिन बाद दूसरा फेज़, 2 फेजेस में कंप्लीट होना चाहिए इलेक्शन, और सेम डे जो है काउंटिंग स्टार्ट होनी चाहिए। थर्ड चीज़ इनको करनी पड़ेगी कि भाई जो वीवीपैट है, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि या तो बैलेट पेपर सीधा सीधा कर दो, सबसे बेस्ट है। देखिए 2 दिन, एक एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, काउंटिंग टेबल्स आप बढ़ा देंगे तो उस पे देखिए कोई हेरा फेरी होने का सवाल नहीं है। वीवीपैट पे चिपके रहना है तो वीवीपैट का पेपर बदलिए, वीवीपैट पर नॉर्मल पेपर लगाइए, वो ग्लास वास हटाइए, फ्रॉस्टेड वाला जो काला वाला शीशा हटा हटा दीजिए। उसका प्रोविज़न ये कर दीजिए कि वो जो है चिट जो है उसकी पेपर जो है वो बाहर गिरे आके, ठीक है, बाहर गिरे और हम उसको चेक करें, जो वोटर चेक करे, और फिर उसको जो है एक बैलेट बॉक्स में डाल दें, उसकी काउंटिंग होनी चाहिए। ईवीएम से मिलान करना है तो मिलान कर लीजिए, मगर 100% उसकी काउंटिंग होनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वीवीपैट का चक्कर हटा के सीधा सीधा बैलेट बॉक्स करिए, क्योंकि बैलेट बॉक्स बगल में पड़ा रहे, उसमें अपना वोट वोट डालें। इसको डिप्लॉय करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको डिप्लॉय करेंगे मल्टीपल काउंट्स होंगे, कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो एक एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। अब वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन इस तरफ बढ़ना चाहिए कि चुनाव जो है उसमें धांधली ना हो। अब उसके लिए क्या करना है, ये सुप्रीम कोर्ट को सोचना पड़ेगा, कि इलेक्शन कमीशन इस पे कुछ नहीं करने वाली है। जब उनसे सवाल पूछा गया उस दिन कि भैया
जो है इसमें आप बताइए कि क्या क्या इस पे कर रहे हैं, तो वो चालू हो गई कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने कितनी दफ़े डिसमिस कर दिया है, फलाना कर दिया है, ये कर दिया है, कोई प्रूफ नहीं दे पाए। अरे भैया तुम मशीन किसी को दिखाओगे नहीं तो कोई प्रूफ क्या दे पाएगा। तो ये तो एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है, जो कि ये लोग सोच रहे हैं कि भैया हम भगवान हैं, मतलब कुछ भी कर लें। आपकी जब जब आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं कोई मान रहा है और सब देख रहे हैं, आपके एक्शन से दिख रहा है कि आप सिर्फ एक ही पार्टी को फेवर कर रहे हो, वो है रूलिंग पार्टी, बाकी किसी की सुनना नहीं चाहते हो, तो फिर आपकी क्रेडिबिलिटी नील है, ज़ीरो है, ज़ीरो से भी नीचे है। तो भैया आप कैसे इलेक्शन करा सकते हो, सीधी सी बात है। और करा भी सकते हो तो आपको सुप्रीम कोर्ट के सुपरविज़न में कराना है। सुप्रीम कोर्ट के सुपरविज़न में कराना है तो फिर जैसे सुप्रीम कोर्ट कहेगा वैसे आपको चलना है, कि चोरी चकारी ना हो। इसके लिए आपकी जो 2 अपॉइंटमेंट्स हैं उनको रद्द करके तुरंत 2 दिन के अंदर पुराने प्रोसीजर से, जिसमें चीफ जस्टिस भी हों, उसको करना है। मैं अपने आप को रिपीट कर रहा हूँ, बट देखिए ये एक बहुत ज़रूरी काम है, अभी बहुत दिन पड़े हुए हैं, इसको होना चाहिए। तो तभी भारत की जनता जो है ना चैन की सांस ले सकती है कि भैया उसके बाद देखिए जो भी जीते ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीतने हारने की बात नहीं हो रही है, एक फेयरनेस की बात हो रही है। एक इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला देखिए इस उस पे आया है कि वोटर को एक इन्फॉर्म्ड उसके उसका राइट है कि उसको पता रहना चाहिए कि किसने किसको चंदा दिया, क्यों दिया, क्या हुआ, ताकि एक वो डिसीजन ले सके कि किसको वोट करना है। उसके हिसाब से जो पार्टी, मतलब वो देख करके अपने आप फैसला कर लेगा भाई कि कौन वोट करने लायक है कौन नहीं। तो उसी तरीके से एक्टिंग ऑन द सेम प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट को फिर इंटरफेयर करना पड़ेगा। और आई से दैट दिस विद अटमोस्ट मतलब ह्यूमिलिटी एट माय कमांड कि इसलिए इंटरफेयर करना पड़ेगा क्योंकि डेमोक्रेसी फिर से डिरेल होने का शक है। शक नहीं, पूरा मतलब मंसूबा तैयार है। तो ये जो स्टेप्स ऊपर सुझाए गए हैं इसके पहले, मैं ही नहीं सुझा रहा हूँ, बहुत से लोग सुझा रहे हैं, इनको पूरा किया जाए और तभी चुनाव। देखिए डेट्स अनाउंस हो गई उससे मतलब नहीं है, अभी दूर है और ये तड़ातड़ हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद है कि ये सुप्रीम कोर्ट इसका कॉग्निजेंस लेगा और इसको करेगा। जय हिंद, जय भारत।